चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी को हर एक टॉपिक ऐसा पढ़ना है कि मन करे कि हाँ ये टॉपिक में से क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए और 2 से 3 क्वेश्चन आने चाहिए। तो जो भी आप लोगों को डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है उसको इतना अच्छे से बार बार पढ़ के इतना परफेक्ट कर लें कि बस क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये हमारा ही है ना, गलत हो ही नहीं सकता। तो कल हम लोगों ने लास्ट हृदय रोग पढ़ा था, शिरो रोग मैंने लिखवाया था एक्स्ट्रा, शिरह कपालगत रोग भी इम्पॉर्टेंट थे, वो भी लिखवाए थे। आज हमें मूर्छा से करना है। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? अच्छा ठीक है। तो मूर्छा के भेद आचार्य चरक ने 4 बताए हैं। ठीक है, चरक अनुसार 4 होते हैं मूर्छा के भेद। और कौन कौन से होते हैं? VPKS, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है। चरक सूत्र 19 में हमें ये मिलते हैं। ठीक है, और सुश्रुत और माधव ने कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। सुश्रुत और माधव अनुसार थोड़े से अलग हैं और इसके इम्पोर्टेंट भी हैं। एक चीज़ याद रखना है कि सुश्रुत ने सन्निपातज नहीं माना है। ठीक है, यहाँ नहीं है सन्निपातज। कौन से 3 एक्स्ट्रा हैं? रक्तज, मध्यज और विषज। ठीक है, मूर्छा, हम बेहोश कैसे हो सकते हैं ना, ज़्यादा ड्रिंक कर ले तो भी बेहोशी आती है ना, आप लोग देखते होंगे सड़क के आसपास बेहोशी, ऐसे मद वाली अवस्था में चले जाते हैं। विष ऐसा पान कर लिया कोई या किसी जानवर ने काट लिया तो बेहोश हो सकते हैं। ठीक है, और रक्तज के कारण भी बेहोशी आ सकती है। ये एक चीज़ याद रखना है, सन्निपातज सुश्रुत ने नहीं माना है। SS। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मध्य के गुण। तो अगेन मध्य के गुण काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कौन से सुश्रुत ने नहीं माने हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो सारे दे रखे हैं, 8 माने हैं आचार्य सुश्रुत ने और 10 माने हैं आचार्य चरक ने। ठीक है, तो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विशद, सूक्ष्म, रुक्ष, आशु, व्यवायी और विकासी, ये 8 मानते हैं। और इन्हीं 8 में 2 ऐड ऑन कर दें, लघु और अम्ल, तो वो चरक के हो जाते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है वो है लघु और अम्ल। बस इतना सा ये याद रखना है, लघु और अम्ल सुश्रुत ने नहीं माने हैं। ठीक है, और ये 8 + 2 10 माने हैं चरक ने। ठीक है, लघु और अम्ल, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। लघु और अम्ल, जो अम्ल रस होता है वो लघु होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं माधव और सुश्रुत का एक जैसे ही चलता है स्वर भेद पर। तो यहाँ पे एक छोटी सी टेबल दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, चरक और सुश्रुत अनुसार। तो जो स्वर भेद हैं चरक अनुसार 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलग अलग, संख्या सेम ही बताई है पर यहाँ पे अलग अलग बताए हुए हैं। ठीक है, नाम अलग अलग हैं। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, कासज। देखो कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार ज़्यादा खांसी आती है तो भी आवाज़ बदल जाती है ना, अजीब सी आवाज़ हो जाती है। और अपीनस मतलब जुखाम होता है तो भी आवाज़ बदल जाती है। इमी मतलब जो उसका रिजल्टेंट होता है, पहले जुखाम होता है फिर वो खांसी पे परिवर्तित होता है, उसके बाद आवाज़ ख़राब होती है ना। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड अप हैं। तो स्वर भेद ऐसे याद रखना है। ठीक है, चरक चिकित्सा 26 में हम 5 भेद पढ़ते हैं, बट हमें ये 6 भेद ही याद रखने हैं। चरक चिकित्सा 8वें अध्याय में, कौन सा है 8वां अध्याय? अतुल जी बताएंगे। राजयक्ष्मा। अरे वेरी गुड, शाबाश। तो राजयक्ष्मा में हम पढ़ते हैं, है ना, बहुत अच्छे, बढ़िया। यहाँ पे जो सुश्रुत अनुसार हैं वहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि उन्होंने रक्तज भेद नहीं माना है स्वर भेद का। ठीक है, और शयज और मेदज। कई बार शयज कैसे हम याद रख सकते हैं? एक तो यही है कि हम
राजयक्षमा में पढ़ते हैं, शय भी बोलते हैं राजयक्षमा को, ठीक है। बट ये याद रखना है कि ये चरक में नहीं आता है अदर वरना ये लिंक डब कर देंगे कि चरक का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जो सुश्रुत है, इसमें सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर सभी ने 6 भेद माने हैं, ठीक है। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 53 स्वर भेद प्रतिषेध अध्याय ही नाम है इसका। इम्पॉर्टेंट है ये, एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है, कि स्वर भेद प्रतिषेध अध्याय कौन से संहिता में मिलता है। तो शयज कैसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कई बार शयज में होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है उसमें, शय नाम से ही समझ आ रहा है, वीकनेस होती है ना, धातु क्षय हो जाती है, ब्लीडिंग भी होने लगती है, ठीक है, अग्नि भी नहीं है और इतनी वीकनेस होती है। तो वीकनेस में क्या उसकी आवाज़ अच्छे से बुलंद ऐसी जगमगाती हुई निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। तो इस टाइप से याद रहेगा। और नेक्स्ट आता है मेदो। मेदो में ऐसे याद रख सकते हैं हम कि जो बहुत ही पहलवान या बहुत अच्छे तगड़े होते हैं, इसको हम खली से ले सकते हैं। खली है ना, इतने बड़े मोटे हैं, हाइट के अकॉर्डिंग तो ठीक है वेट, पर ऐसे याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो बहुत मोटे लोग होते हैं, मेदस्वी होते हैं, उनकी आवाज़ भी ऐसी भारी बड़ी सी हो जाती है। तो ये इस तरीके से याद रहेगा कि स्वर भेद के ही ये भेद है, ठीक है। अदरवाइज जब हम पढ़े हुए नहीं रहते ना, तो हमें ऐसे लगता है स्वर भेद में मेदज और शयज क्यों आएगा, और कई बार लगता है कि रक्तज भी क्यों आएगा, ठीक है। तो ये है भेद, ठीक है, याद रखना है इसको। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5वें अध्याय में हमें ये मिलता है, ठीक है। 5वें अध्याय का 24वां श्लोक है। नेक्स्ट हम आते हैं तंत्र युक्ति में। सभी को समझ आ गया स्वर भेद? एवरीवन गॉट इट? चलिए ठीक है। तंत्र युक्ति चरक अनुसार 36 है ना, और सुश्रुत और कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार कितनी है? सुश्रुत कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार 32 है। तो 32 + 4 कितना हो गया? चरक का हो गया 36, ठीक है। अब 36 + 4 किसका हो गया? भट्टार हरिश्चंद्र का हो गया। +4 यहाँ पे ऐड करना है। 32 सबसे पहले सुश्रुत, फिर चरक, उसके बाद भट्टार हरिश्चंद्र। तो जो भट्टार हरिश्चंद्र थे वो 40 की उम्र थी उनकी, इस टाइप से थोड़ा याद रखें। अगर नहीं याद हो पाता है +4 से, ठीक है। बाकी एक आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले सुश्रुत का याद करें 32, फिर चरक का, और अष्टांग संग्रह दोनों का एक जैसे ही चलता है, चरक और अष्टांग संग्रह दोनों ने 36 माने हैं, ठीक है। और फिर आते हैं भट्टार हरिश्चंद्र, उन्होंने 40 माने हैं। और उसके बाद हमें आना है भाव प्रकाश में। प्रकाश 2, तो 2 से 42, 2 ही ज़्यादा करे, 40 में +2 ही ज़्यादा करे तो 42 हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मूत्राघात पे। सभी को टाइमली ज्वाइन करना है। ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड लेट, कि सब लोग टाइमली ज्वाइन करें ना, स्टार्टिंग का भी इम्पॉर्टेंट रहता है। मूत्राघात के भेद में आएंगे, इसमें थोड़ा सा लिखने का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट थोड़ी चीज़ें और आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मूत्राघात के भेद हम चरक अनुसार देखते हैं। मूत्र दोष या बस्ती दोष, मूत्र दोष को हम बस्ती दोष भी कहते हैं, ठीक है। अगर बस्ती दोष पूछा जाता है कितने हैं, तो भी 13 लगाना है। मूत्र दोष पूछा जाता है कितने हैं, तो भी 13 लगाना है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। त्रयोदशय मूत्रस्य, इस टाइप से आता है। कौन से अध्याय में है? चरक सिद्धि 9, त्रिमर्म सिद्धि अध्याय। दृढ़ बल ने दिए हैं ये सारे सिद्धि वाले अध्याय, ठीक है। ये तो पता ही होगा सभी को, दृढ़ बल के अनुसार है हमारा सिद्धि और कल्प। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे मूत्राघात आए हुए हैं, 8 मूत्राघात होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो चीज़ लिखा हुआ है, मूत्र दोष नहीं लिखे हुए हैं, तो आप लोग दोष भी लिख लेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं दोष भी, ठीक है। कई बार ये डिफरेंस में पूछ लिया जाता है कि कौन सा दोष है, कौन सा घात है,
और वैसे भी ये थोड़ा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मूत्राघात कौन कौन से हैं? VPKS, ये तो सिंपल हो गए सबके कॉमन। फिर आता है अश्मरी, अश्मरी का स्मॉलर फॉर्म क्या है? शर्करा। फिर शोणित, रक्तज भी हम इसको याद कर सकते हैं, VPKRS, ऐसे भी याद कर सकते हो। और शुक्रज, ठीक है। तो ये इस टाइप से चरक सूत्र 19 अध्याय में हमें ये मूत्राघात के 8 भेद मिलते हैं, ठीक है। शुक्रज भेद भी आता है मूत्राघात में, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी लास्ट वाला वैसे भी छूट ही जाता है ना। तो याद रखें बहुत अच्छे से, शुक्रज भेद भी मूत्राघात में आता है, ठीक है। अब आप लोग लिख लेंगे 13 कौन कौन से होते हैं जो बस्ती रोग और मूत्र दोष हैं, वो फटाफट से लिखेंगे, मैं लिखवा देती हूँ 13, क्योंकि उसी से हम सुश्रुत के भी याद रखेंगे। यहाँ नहीं लिखा है ना सुश्रुत का, बस ये इतना ही लिखा है कि जो चरकोक्त बस्ती कुंडल एवं विट विघात हैं वो सुश्रुत ने नहीं माने हैं, ठीक है। तो पता तो होना चाहिए कौन कौन से हैं चरक के। लिखेंगे मूत्रोक्साद, पहला मूत्र ओक्साद, थोड़ा जल्दी लिखेंगे और स्टिकी नोट्स में लिखें और एज इट इज़ उधर ही चिपका दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट मूत्र कृच्छ, थर्ड मूत्र जठर, नेक्स्ट मूत्रोत्संग, नेक्स्ट मूत्रक्षय, नेक्स्ट मूत्रातीत, वातष्ठिला, ये भी मूत्र दोष है, वातष्ठिला। नेक्स्ट उष्णवात, वात कुंडलिका, रक्त ग्रंथि, विड विघात, वात बस्ती, कॉमा बस्ती कुंडल। वीना लिख लिया? लिख लिया? मुस्कान? ओके, सभी का हो गया, ठीक है। तो विट विघात और बस्ती कुंडल को सर्कल कर लेंगे और एरो बना के लिख लेंगे, सुश्रुत ने नहीं माना है। वीना को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये 13 आप लोग ध्यान रखें, कौन कौन से 13 नाम है, ठीक है। मैम सुश्रुत ने विड विघात नहीं माना, विड विघात और बस्ती कुंडल दोनों नहीं माना है। और मूत्र कृच्छ के स्थान पर थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा है, आप लोग लिख लें अच्छे से। मूत्र कृच्छ के स्थान पे मूत्र शुक्र माना, ये तो सब ठीक है। देखो अब इन्होंने 2 नहीं माने, ठीक है, पर मूत्रोक्साद है ना, उसको कफज और पित्तज भेद माना है उसका। कफज और पित्तज मूत्रोक्साद अलग माना है, तभी जाके तो 12 हुए, 12 है ना, ठीक है। वाग्भट का 20 है। मैम 20 मूत्र कृच्छ की जगह क्या माना है? मूत्र शुक्र, शुक्र ये तो लिखा भी हुआ है, ठीक है। थोड़ा
अच्छे से नहीं लिखा है प्रॉपर, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मूत्र शुक्र माना है। जिनके पास भी पुरानी बुक है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी लिखने में, क्योंकि जितना मैं शो कर रही हूँ इतना भी नहीं लिखा है ना। किस किस के पास है पुरानी वाली बुक, है ना। मैं थोड़ा प्रेफर ही करती हूँ कि मैं पुरानी वाली बुक से पढ़ाऊँ। वैसे ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, बट मेरे पास खुद पुरानी वाली बुक है। पुरानी वाली बुक से ही मैंने भी पढ़ा हुआ है, उसी के पेज मेरे माइंड में कॉपी हैं। बट हमें पुरानी चीज़ों से स्टिक ऑन नहीं, हमें थोड़ा और आगे एडवांस जो भी चीज़ें हैं उसमें अडेप्ट होना चाहिए। तो आपके पास समय है ना, तो आप लोग ज़रूर ख़रीद सकते हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं नई वाली बुक। तो इसमें आपको 50% चीज़ें कम लिखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा और लिखवाती हूँ। और आपकी मर्ज़ी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और वैसे भी ज़बरदस्ती तो है नहीं कि 12 लिखने ही है, सॉरी 13 लिखने ही है। आप लोग रेफ़र भी कर सकते हैं, वो तो थोड़ा इजी हो जाए आप लोगों को। इतना हर जगह जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं है हमारे पास बुक ना, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाए आप लोगों के लिए, इसलिए मैं लिखवा देती हूँ। अदरवाइज़ तो सब इसमें लिखा ही हुआ है, तो फिर अलग से गोविंद पारिक की क्लास करने की ज़रूरत ही क्या है ना। थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए कैसे याद करना है, इसलिए तो हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर टू हैव अ न्यू वर्जन ऑफ गोविंद पारिक, तो इजी रहेगा आपको। अदरवाइज़ बहुत दिमाग घूम जाएगा कि कितना लिखें, ठीक है। तो अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वाग्भट अनुसार 20 होते हैं, ठीक है। मूत्राघात बस्ती दोष होते हैं 12, मूत्र कृच्छ होते हैं 4 और अश्मरी होती हैं 4, ठीक है। चरक और सुश्रुत ने मूत्र कृच्छ 8 बताए हैं। वाग्भट ने 4 बताए हैं, ठीक है। और माधव अनुसार मूत्राघात 13 होते हैं। मूत्राघात 12 बताए ना सुश्रुत ने, और कई बार हम सुश्रुत और माधव एक साथ पढ़ते हैं कि जो सुश्रुत बताते हैं वही माधव बताते हैं। एक्चुअली माधव जी ने चीटिंग करी है सुश्रुत की बुक से, है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो लगभग उनका एक जैसा ही मत होता है। तो ये चीज़ थोड़ा अलग है, इसलिए हमें याद रखना है, ठीक है। बस्ती दोष सुश्रुत अनुसार 5 होते हैं, और ये चीज़ याद रखना है, बस्ती दोष सुश्रुत अनुसार 5 है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मूत्र कृच्छ पर। अभी मैंने बताया ना कि मूत्र कृच्छ चरक और सुश्रुत अनुसार 8 होते हैं। अब कौन कौन से 8 होते हैं लिखा भी हुआ है, इजी है। VPKS सर्वज आया है यहाँ पे नाम, ठीक है। सन्निपातज नहीं आया है। हिंदी में ज़रूर हम सन्निपातज लिखते हैं, बट जो श्लोक में आता है ना वो चीज़ हमें कोशिश करना चाहिए याद करने की, ठीक है। वैसे सर्वजी है, हाँ, मैं पहले सुश्रुत का पढ़ रही थी, सही लिखा है इसमें, ठीक है। तो पहले मैं सुश्रुत का पढ़ रही थी। चरक का है, देखो तो यहाँ पे अश्मरी, शर्करा, रक्तज और शुक्रज, छोटा सा डिफरेंस है चरक और सुश्रुत में। यहाँ पे रक्तज के स्थान पे अभिघातज मान लिया। अभिघात चोट लगती है ना, इमरजेंसी में कब आते हैं हम, अचानक से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत जाएंगे सर्जन के पास कि ये सिल दो, तो अभिघात, इस टाइप से अभिघात सुश्रुत का है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और शकृत, शुक्र नहीं माना, सुश्रुत ने शकृत माना है। शकृत मतलब मल, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखना है। देखो जब हम च र क लिखते हैं, यहाँ पे र आ रहा है, र आ रहा है, ठीक है। और रक्तज, इसमें भी र आ रहा है, र आ रहा है, और यहाँ भी र आ रहा है, ठीक है। ये शुक्र र है ये, और ये री है, ठीक है। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, इसको हम र की मात्रा बोलते हैं। और जब ये
ऐसी टेढ़ी हो जाती है तो उसको हम री बोलते हैं। तो च र आ रहा है ना, तो ये इसी से याद होगा, ठीक है। अभी तो समझ आ रहा है कि अरे इतना क्यों मैं बोल रही हूँ, इतना क्यों जोर दे रही हूँ। जब क्वेश्चन लगाने पे आएंगे ना तो समझ आता है कितना कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मूत्र वर्ग पर। कौन कौन से मूत्र हैं ये तो सभी को पता है, तो इजी भी है। आवी ना, मूत्र वर्ग आवी, अजा, गौ, महिष, हस्ती, उष्ट्र, वाजी और खर, ये चरक अनुसार हैं और पहले ही चैप्टर में हमें ये मिल जाते हैं। कोशिश करें इनके लक्षण याद करने की, ठीक है। और अभी पूछा भी गया था, ये सुश्रुत के पूछे गए थे, इनमें दूध के भी पूछे जाते हैं, मूत्र के भी पूछे जाते हैं। मूत्र के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार हम सुश्रुत का पढ़ते ही नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हमें डिफरेंस देखना है। देखो वही है, ऑलमोस्ट वही है। आवी को क्या बोल दिया, भेड़ी, ठीक है। अजा को अजा बोला, गोमूत्र को गोमूत्र बोला, महिष को वही, हस्ती भी वही, उष्ट भी वही। वाजी, वाजी मतलब क्या होता है, घोड़ा। घोड़ी, ठीक है। तो वाजी बोला है चरक ने और सुश्रुत ने घोड़ा या घोड़ी बोला है, ठीक है। और खर के स्थान पे गधा सेम ही है। और एक जो एक्स्ट्रा है वो नरमूत्र है, ठीक है। नरमूत्र रसायनम, तो नरमूत्र एक्स्ट्रा है सुश्रुत अनुसार। नेक्स्ट हम आते हैं मूत्र के भेद पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 8 हैं और एक एक्स्ट्रा है, मानुष मूत्र, नरमूत्र, ठीक है। बहिर्मुख स्रोतस में आएंगे तो स्रोतस सुश्रुत अनुसार 9 है। और जब हम योगवाही स्रोतस की बात करें तो यहाँ पे 11 पेयर आते हैं, ठीक है, जोड़े में 11 पेयर। और बहिर्मुख स्रोतस अगर पूछा जाता है तो 9 टिक करेंगे। तो यहाँ पे पुरुष और शारंगधर अनुसार हम 10 पढ़ते हैं, शारंगधर और भाव प्रकाश अनुसार सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चरक सुश्रुत का देख लेते हैं। तो उन्होंने पुरुषों में 9 बताए हैं और स्त्रियों में 12 बताए हैं, स्त्रियों में 12 हैं। चरक और सुश्रुत अनुसार मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पुरुष में 9 अलग से लिख ले, थोड़ा अच्छा रहेगा। पुरुष में 9 है, स्त्रियों में 12 हैं। तो पुरुष में 9 कौन कौन से स्रोतस हैं, कौन कौन सी ओपनिंग है हमारे बॉडी के अंदर। 2 कान, 2 नाक, 2 नाक है कि एक नाक है, सुप्रिया? एक नाक है कि 2 नाक हैं? मैम 2 नासा छिद्र हैं। तो ये स्रोतस में हम क्या है, नाक को एक काउंट करेंगे कि 2 करेंगे? 2 करेंगे। 2 करेंगे, याद रखना है, ठीक है। मुख कितने हैं, एक है, मुख एक ही है, अच्छी बात है। शिश्न एक, गुदा एक, ठीक है। तो इस टाइप से 9 हो जाते हैं। स्त्रियों में 12 हैं, कौन से हैं, 2, मतलब एक्स्ट्रा कौन से हैं, उपरोक्त 9 तो वही हैं, ठीक है। 2 स्तन, एक योनि मार्ग, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। चुनचुक वर्ड आया हुआ है श्लोक में, वो भी आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग शारंगधर में। तो उन्होंने एक ही एक्स्ट्रा माना है, ब्रह्मरंध्र, वो पुरुष में भी माना है और स्त्री में भी माना है। तो सिर्फ एक ही संख्या ज़्यादा होती है। देखो पुरुष में 9 होते हैं ना, तो इन्होंने 10 मान लिए, फिर स्त्रियों में 12 होते हैं ना, तो इन्होंने 13 मान लिए। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इतना सा याद रखना है। हो गया सभी का? ब्रह्मरंध्र माना है, ठीक है। 10वां मस्तक में ये रहता है ब्रह्मरंध्र, ये छिद्र होता है और ये योगियों का खुलता है ना। जो भी हम योग, प्राणायाम, जो भी अष्टांग योग ये सब कर रहे हैं, ये हम कनेक्शन के लिए कर रहे हैं कि आत्मा का, जो हमारी आत्मा है सूक्ष्म रूपी, वो परमात्मा से मिल जाए, क्योंकि उधर से ही आए हैं, वही हमारा असीम लक्ष्य है
ठीक है, तो वही ब्रह्म की प्राप्ति करना ब्रह्मरंध्र है। ये सबकी बस की बात नहीं है समझ पाना भी, और कई लोग मानते भी नहीं है, बट बोला है आचार्य ने तो है। ठीक है, मध्यावस्था देखेंगे तो 3 टाइप की मध्यावस्था होती है, प्रथम, मध्य और उत्तम। चरक अनुसार 3 है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। सुश्रुत अनुसार अगेन 3 है, नाम थोड़े अलग हैं, पूर्वावस्था, द्वितीयावस्था और पश्चिमावस्था। ठीक है, लिख लिया। अब माधव निदान ने 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी? प्रथम मद, द्वितीय मद, तृतीय मद और चतुर्थ मद। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बस 4 किसने माना है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सिमिलर वर्ड्स, ये रिसेंटली भी पूछा गया था और ये फ्रीक्वेंटली भी पूछा जाता है। भग्न, दारवी, इव निष्क्रिय, ये मध्य की तृतीय अवस्था में आता है, जब बिल्कुल हम क्या बोलते हैं, हैंगओवर हो जाता है, इसमें समझ ही नहीं आ पाता कि क्या चल रहा है, क्या दिन रात, है ना, अनकॉन्शियस हो जाते हैं और लकड़ी की तरह ऐसे ही पड़े रहते हैं सड़क पे, है ना, एक सूखी लकड़ी की तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये तृतीय अवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है। काष्ठीभूत मृतोपमम संन्यास में आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट लक्षण है। और नरह पतति काष्ठवत, ये मूर्छा में आता है। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें सिमिलर हैं, अलग अलग जगह आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब आते हैं कृमि पर। कृमि को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ये पूछा जाता है चरक अनुसार। ठीक है, तो इसको मैं कैसे याद करती हूँ, मलपूरस, ऐसे मुझे ये शुरू से ही याद है, तो यही ट्रिक मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। बाकी MPRK से भी आप लोग याद कर सकते हैं, M इसमें तो दिख ही रहा होगा, MPRK ऐसे भी याद कर सकते हो इंग्लिश में। मुझे मलपूरस ही बैठा हुआ है दिमाग में, तो इसलिए मैं ऐसे याद करती हूँ। ठीक है, तो मल कितने हैं? 2 हैं, 5 6 7, संख्या बिल्कुल एक जैसे ही चलना है, 5 6 7, नो गैप, नो अल्टरनेशन। ठीक है, मल कितने हैं? 2 हैं, मल है और एक मूत्र है ना। तो 2 ही मल होते हैं, तो ये 2 तो संख्या याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो स्वेद भी होता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे बस 2 ही याद करो, मल और मूत्र, शकृत और मूत्र, और 5 6 7 इजीली याद हो जाएगा। अब हम आते हैं सुश्रुत पर। तो सुश्रुत ने मलज नहीं माना है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी ने 20 मानी है, संख्या सभी की 20 ही होती है। तो कैसे याद रखते हैं हम इसको? 7 7 6, 7 7 6, जो उन्होंने रक्त था, तो जो रक्त का कहाँ चला गया, मतलब अल्टरनेट ऐसे याद कर लेना, थोड़ा इजी रहेगा, मतलब ऐसे। ठीक है, अगर आप एक के नीचे एक लिखेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिखिए कि 2 5 67, और उसके जस्ट नीचे लिखे 5 के नीचे 7, 6 के नीचे 7 और 7 के नीचे 6, तो 7 7 6 ऐसे याद रखना है संख्या। ठीक है, और बस मलपूरस ऊपर हेडिंग करके आप लोग ऐसे नीचे लिखेंगे तो इजीली, वरना इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और वाग्भट का क्या लिखेंगे? 5 67, सेम 2 5 67, सेम ही है, नो डिफरेंस, एज इट इज। चरक और वाग्भट का मल सेम है। ठीक है, नो डिफरेंस। बस एक ये पूछा गया है, ये रिसेंटली भी पूछा गया था, स्नायु कृमि किसने माना है। ठीक है, तो शार्ंगधर ने माना है। ये 21 होते हैं। कई बार क्या टिक कर देते, काश्यप टिक कर देते कि कृमि तो उन्होंने माना होगा, बच्चों में कृमि ज़्यादा होता है, काश्यप भी ऑप्शन था उसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने काश्यप ही टिक किया था, शार्ंगधर
तो सोचते हैं अरे उन्होंने पता नहीं माना भी है कि नहीं माना। ठीक है, तो ये सभी को मल याद हो गया अच्छे से, समझ आए मल? अनामिका? यस मैम। ओके, ममता? ममता गॉट इट? यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार। सार सार चरक अनुसार 8 हैं। चरक और सुश्रुत दोनों ही अनुसार 8 हैं। कौन कौन से हैं लिख लेंगे, या आप लोग खुद ही देख सकते हैं। चरक विमान 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, सब 102 श्लोक हैं। लिखना है क्या, या देख लेंगे? तो आप लोगों को याद भी होंगे, सभी को याद होंगे। चलो देख लो जल्दी से, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। त्वक्सार, रक्तसार, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और लास्ट इम्पॉर्टेंट है सत्व। सत्व, ठीक है। बाकी तो सब धातु से ही है। ये जो मैंने चीज़ें लिखवाई इसके एंड में सिर्फ सार सार लगा देना, ठीक है। रस की जगह त्वक आता है और शुक्र के बाद सत्व आता है, ठीक है। सिर्फ इतना सा याद रखना है। अब जो काश्यप है उन्होंने एक एक्स्ट्रा माना है, ओज सार एक्स्ट्रा माना है। देखो जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा तेज़, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा बल और ओज ज़्यादा रहते हैं ना, झूठ नहीं बोलते है ना बच्चे, झूठ नहीं बोलते जो बहुत ही छोटे होते हैं। चालाक हो जाएं या थोड़े बड़े हो जाएं तो बात अलग है। तो ऐसे आप लोग याद रखें, ओज एक्स्ट्रा माना है और सत्व की जगह सर्वसार माना है। सत्व की जगह सर्वसार किसने माना है? तो काश्यप ने माना है। सर्वसार मतलब सभी के बच्चे प्यारे होते हैं, ठीक है। ऐसे याद रहेगा। अब योगियों की शक्तियाँ, तो संख्यावाचक चीज़ें हैं। अष्ट ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि भी बोलते हैं, अष्ट बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अष्ट बल, अष्ट ऐश्वर्य या अष्ट सिद्धियाँ, ये याद रखना है, चरक ने बताई हैं। और चरक शारीर में गलत लिखा है ये रेफरेंस। चरक शारीर पहले अध्याय में आती है ये, ठीक है। और कौन कौन सी हैं आप लोग देख लीजिएगा। आवेश, चेतसो ज्ञानम, अर्थानाम छंदतः क्रिया, दृष्टि, श्रोत, स्मृति, कांति, आप्य, दर्शन, योग, ठीक है। तो ये 8 होते हैं। बाकी ये जो योग दर्शन है वो 23 होते हैं। और उसमें कैसे होते हैं 23? 5 शुद्र, 5 छोटा, छोटा 5 और बड़ा 10, छोटा 5 बड़ा 10, ठीक है। तो गुण जो हैं वो 10 होते हैं, और गुण हमेशा ज़्यादा होने चाहिए ना, तो 10 हैं गुण, ठीक है। क्षुद्र छोटा ही है नाम से, जस्ट हाफ 5, और ब्रह्मा प्रधान 8। ये संख्यावाचक आप लोगों को याद रखना है। लास्ट हम देख रहे हैं स्वप्न भेद, कंप्लीट करते हैं जल्दी से। स्वप्न भेद चरक अनुसार कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। दृष्ट, श्रुत, श्रुत, अनुभूत, पार्थिव, कल्पित, ये कौन से हैं? ये हैं निष्फल, फल नहीं देते। ये 5 हैं जो निष्फल हैं, सर्कल कर लेंगे। दृष्ट, श्रुत, कल्पित, अनुभूत और पार्थिव, ये निष्फल हैं। और जो फल देते हैं वो कौन से हैं? भाविक और दोषज। भाविक मतलब इमोशंस, जैसे बच्चा है, कोई बच्चा रो रहा है कि मुझे पानी पूरी खाना है, तो पेरेंट्स इमोशन में आके खिला देते हैं, या कुछ चाहिए, टॉय चाहिए कोई, तो रोते हैं तो वो दिला देते हैं, ठीक है। तो वो फल उसको मिलता है, रोने का फल उसको मिलता है ना। इमोशंस का, कोई रो रहा है तो उसकी बातें हम सुनते हैं, उसके पसंद का खाना बनाते हैं, ठीक है। और दोषज भी
देखो क्षय होता है, वृद्धि होती है, तो इनके सब फल मिलते हैं ना। दोष अगर वृद्धि हो रहा है तो बीमारियां अलग होती हैं, क्षय हो रहा है तो बीमारियां अलग होती हैं। आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको पीसीओडी है, और उसका टेस्टोस्टेरोन कितना हो गया था, 120 हो गया था, लग अराउंड ये 70, 15 से 70 होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा हो गया। और वो अराउंड 26 ईयर्स की ही है, और प्रॉपर सारे पीसीओडी के सिम्टम्स मुझे मिल रहे थे। उसको हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा थी, इरेगुलर पीरियड्स थे, पेन बहुत ज़्यादा था, 2-3 महीने में एक बार हो रहा था, और यूएसजी के बाद भी प्रॉपर जो माला बीट्स बनती हैं वो सर्कुलर था, और प्रॉपर उसको भूख भी नहीं लगती है ना। तो जितने भी चीज़ें थी सारी मिल रही थी। अब कुछ मेडिसिन देने के बाद अब फिर से लगभग 2-3 हफ्ते बाद हम टेस्ट कराएंगे आता है या नहीं ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये राइज होता है, ये भी एक साइन है। अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं पूरा कंप्लीट सीबीसी, तो उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है तो फीमेल्स में, तो हमें समझ जाना है कि ये HPO एक्सिस डिस्टर्ब है उसकी ना। तो मैं वही बता रही थी कि अगर वृद्धि हो रही है तो भी गलत है दोषों की, और क्षय हो रहा है तो भी फल मिलता है, ठीक है। तो इससे याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये थोड़ा नाम ऐसा ही है दोष, हमें ऐसा लगता है कि ये तो निष्फल होना चाहिए, फल क्यों होगा, है ना, ये तो गलत चीज़ है। कई बार हम लोग दृष्ट में मान लेते हैं कि ये फलित होगा। तो ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे काश्यप ने थोड़ा सा अलग माना है। इंद्रिय स्थान 1 में बताया है काश्यप ने उन्होंने 10 निष्फल माने हैं और 6 फलदायी माने हैं। तो 10 कौन कौन से होते हैं, आप लोग लिखना चाहेंगे क्या? लिखना है क्या? काश्यप तो होगी नहीं किसी के पास, लिख लो। पार्थिव, और नहीं भी लिखना अगर किसी को तो इट्स ओके, क्योंकि ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। पार्थिव, सेकंड कल्पित, थर्ड दृष्ट, फोर्थ अनुभूत, फिफ्थ श्रुत, छठा भावित, सातवां ऋस्व, आठवां दीर्घ। छूट जाए तो बोल देना, क्योंकि मैं फ्लो में कई बार स्पीड ज़्यादा हो जाती है मेरी, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। तो पार्थिव, कल्पित, दृष्ट, अनुश्रुत, श्रित, भावित, ऋस्व, दीर्घ, छोटा सपना, बड़ा सपना ना। कभी हम जो दिन में हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है, वही चीज़ें हमारे सपनों में भी आती हैं। क्यों आती हैं सपनों में? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा सो जाते हैं, है ना। अभी काफ़ी सारी बातें आ रही हैं, पहले लिख लें, नवा लिखें, दिवा स्वप्न और 10वां दोषज। अभी यहाँ उज्जैन में रामदेव बाबा की तरफ से, पतंजलि की तरफ से यहाँ पे 3 दिन का योगा कैंप था। इस वजह से मैं सुबह सुश्रुत की क्लास भी नहीं ले पा रही थी बेचारे रिकॉर्डिंग से मैंने एक दिन तो दे दिया ना। कल से हमारी रेगुलर क्लास रहेगी सुबह 6 बजे, ठीक है। तो मैं 4 बजे उठ रही थी और इतना मेरे को अच्छा लग रहा था, पूरा दिन इतना एनर्जेटिक, इतना फ्रेश। अगर आपको लगता है, एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा, ठंड में 4 बजे उठने का एक अलग ही मज़ा है, इतना फ्रेश फील होता है पूरा दिन। बहुत ही हमारा, वैसे तो मैं ऑलरेडी अर्ली राइज़र हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, पर थोड़ा और अपने लेवल को, जो भी हमारी लिमिट्स है ना, उनको एक बार पुश करके हमें ज़रूर ऐसा कोई काम करना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। कोई गलत काम तो है नहीं, अच्छा काम है।
एक बार उठ के भले हम वापस से सो जाएं 2-3 घंटे बाद, बट एक बार अगर आप उठ गए 4 बजे ना, तो पर उसके लिए थोड़ा सा आपको 10 बजे तक सोना पड़ेगा, और खाना भी आपको थोड़ा लाइट खाना पड़ेगा ना। और लगभग 7, 6:30 बजे 7 बजे तो क्लास होती है, तो उससे पहले डिनर करके आप लोगों को जो भी क्लास है थोड़ा रिवीजन करके सो जाएंगे, और सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेशन व्यायाम करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और क्लास में भी टाइम से आ पाएंगे ना, बहुत सारे बच्चे टाइम से ही नहीं आ पाते हैं सुबह सुबह बेचारे। ठंडी में तो वैसे ही अलग मज़ा है सोने का, बढ़िया रज़ाई ना। इसलिए जब मैं कॉलेज में थी हॉस्टल में, तो बहुत ज़्यादा हम ऐशो आराम से, हमारे पास बेड और पलंग वगैरह सब था, बट मैं हमेशा नीचे सोती थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडे लगती रहे है ना, तो थोड़ा ज़्यादा आराम मिल जाए ना स्टूडेंट्स को। ऐसा बोला है आचार्य ने कि ज़्यादा ऐशो आराम में ज़्यादा थोड़ा तप करना चाहिए स्टूडेंट्स को। खाना भी कम है, सोना भी कम है, परिश्रम ज़्यादा करना है, ठीक है। तो मैं जो ओढ़ने का था मेरा, मैं दो मेरे पास थे छोटे छोटे, पर मैं एक ही ओढ़ती थी कि थोड़ा ठंड लगेगी तो उठ जाएंगे, ज़्यादा आराम में फिर सोते ही रहते हैं। तो इस टाइप से मैं करती थी, है ना। आप लोग तो वैसे भी उठ जाते हैं, मैं थोड़ा अलार्म से नहीं उठ पाती थी तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं अपनाती थी। और सुबह उठते से ही तुरंत आँखों में पानी डाल लो तो भी हम उठ जाते हैं जल्दी जल्दी। तो ये थोड़ी ट्रिक्स हैं, इनको मैं करती थी। आप लोग भी कर सकते हैं अगर डिफ़िकल्टी होती है उठने में, बट विंटर्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुबह जल्दी उठना, ठीक है। हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, हम कितना प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं, हम दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं, कई चीज़ें याद कर सकते हैं। सबसे अच्छा श्लोक याद करना चाहिए सुबह सुबह, ठीक है। और मेडिटेशन करें थोड़ा 15-20 मिनट का, उसके बाद पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा कर्म ही धर्म है ना। पूजा पाठ अगर नहीं भी कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो भी भगवान खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 निष्फल स्वप्न देख लिए हैं। अभी फलदायी स्वप्न 6 होते हैं, ठीक है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 6 याद रखें। देखो बच्चों के सपने जल्दी सच हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने 6 मान लिए, और चरक ने सिर्फ 2 ही फलदायी माने हैं, ठीक है। तो बच्चों के 6 हैं, बस ऐसे याद रखें, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखना है क्या आप लोगों को फलदायी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखना है क्या किसी को? चलो वाय विभाजन देखते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। चरक विमान 8वें अध्याय में चरक ने बताया है बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो जो बाल्यावस्था है उन्होंने 30 इयर्स तक माना है, कि जो बच्चे हैं वो 30 इयर्स तक रहते हैं, है ना। अब जो 30 इयर्स है उन्होंने 2 डिवाइडेशन कर दिए। जन्म से 16 वर्ष तक जो उनकी धातुएं होती हैं वो अपरिपक्व होती हैं, और 16 से 30 वर्ष में विवर्धमान धातु हो जाती है, मतलब ग्रोइंग फेज होती है, विवर्धमान, है ना। अब ग्रो हो रही हैं 30 वर्ष तक, उसके बाद क्षय होता है। फिर मध्यावस्था 30 से 60 है, और 60 to 100 कौन सी है? वृद्धावस्था। परम आयु याद रखना, चरक ने 100 बोली है परम आयु 100 में, ठीक है। जैसे अभी सीताराम बाबा जो हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत ही आ रहा है टीवी में, मोबाइल में, रील्स में। मेरे को तो उनके दर्शन नहीं हो पाए, मेरे घर में सबको हो गए थे। बहुत बड़े संत हैं, कई लोग मानते नहीं हैं, आप लोग भी शायद ना माने, बट वो जो दिया है, दिया अगर पूजा के लिए जलाते हैं तो मात्र वो छूने से ही उनके पास अग्निदेव की सिद्धि थी, और वो सिर्फ छूते थे और दिया जल जाता था, तो ऐसा उनके पास सिद्धि थी। तो कई लोगों ने, मेरे तो माता पिता सभी ने देखा हुआ है, और मात्र वो 10 रुपये लेते थे सभी से, और रोज़ लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे आते थे दर्शन करने। कल ही उनका स्वर्गलोक वास हुआ मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई, पर
पर वो ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है कि वो कई जो उनकी उम्र के बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो भी बोलते हैं कि इनको हमने कभी जवान देखा ही नहीं। तो वो ऐसे लोग बोलते हैं कि 100 वर्ष है, पर वो 100 वर्ष के नहीं है। वो ऐसा मैंने सुना है कि वो 300 से 400 वर्ष के हैं। वो ऐसे काफ़ी लोगों से मैंने सुना है। तो ऐसे भी महान संत सिर्फ योग की सिद्धि से, देखो नर्मदा मैया के किनारे वो रहते थे, और उन्हीं के नाम पे हमारा चैनल भी है, नर्मदे आयुर्वेदम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 अवस्थाएं होती हैं। सुश्रुत ने क्या माना है? बाल्यावस्था को 3 तरीके से डिवाइड किया है, क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। उन्होंने 16 वर्ष ही माना है, 30 वर्ष नहीं माना। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सुश्रुत सूत्र 35 श्लोक नंबर चैप्टर में हमें ये मिलता है। क्षीरप 1 वर्ष तक बच्चे दूध पीते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा अन्न भी खाने लगते हैं। टॉडलर फेज होता है क्षीरन्नाद वाला। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर का भी खाने लगते हैं। फिर 3 से 16 वर्ष अन्नाद है, फिर प्रॉपर रोटी सब्जी दाल चावल सब खाते हैं। ठीक है, अब मध्यावस्था इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि। तो 16 के बाद 16 से 20 यही पूछा गया था, यौवन अवस्था की आयु क्या होती है। ठीक है, तो 20 30 40 ऐसे याद रखना है। तो 16 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 70। ठीक है, और परम आयु क्या बोल दी? 70। ठीक है, मृत्यु तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलें काश्यप अनुसार। तो गर्भ काल कुमार, इस टाइप से उन्होंने, काश्यप हैं तो सिर्फ बच्चों का ही उन्होंने वर्णन किया है, गर्भ में, फिर बाल और फिर कुमार। फिर आते हैं हम क्षीर अन्नाद, उन्होंने नहीं माना। ठीक है, बीच वाली स्टेज नहीं होती है, एक तो दूध पीते हैं और फिर डायरेक्ट वो खाना खाते हैं। ठीक है, और ये परम आयु याद रखें। अष्टांग संग्रह ने 60 वर्ष के ऊपर वृद्धावस्था मानी है, और अष्टांग हृदय ने 70। ठीक है, मोर देन 70, मोर देन 60, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, जो यंग है उन्होंने 70 मानी है, और जो ओल्ड है उन्होंने 60 मानी है। रिटायरमेंट वाली एज 60 ऐसे याद रखें। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। और ये तो रिपीट है, सार तो हमने कर ही लिया, पहले कर लिया कि नहीं? ये भी कर लिया, स्वप्न भी कर लिए, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर भूतोन्माद से हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो सभी को समझ आया हमने जितना किया है आज? एवरीवन